प्यारे दोस्तों, मैं स्मेरू ठाकुर या आप मुझे सैन सर भी कह सकते हैं। आपके लिए लेके आया हूं वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये 10th गणित मैथ्स के चैप्टर 2 बहुपद पर है। और इस वीडियो में एक तो इस बहुपद जो है उसकी इंट्रोडक्शन दूंगा कि बहुपद क्या होते हैं, और साथ में एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 को भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद दो अक्षरों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु का मतलब होता है बहुत, और पद तो मतलब एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे पद हों, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किस किस तरह के होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? अब आप जैसे देख सकते हैं, ये जो बहुपद है इसमें x की सबसे बड़ी घात 1 है। अगला बहुपद इसमें भी x की सबसे बड़ी घात 1 है। उससे अगला बहुपद जिसमें y की सबसे बड़ी घात 1 है और बाकी अचर है। तो चर जितने भी है इसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 है, और यहां पर भी चर की सबसे बड़ी घात 1 है। तो अगर आप ध्यान दें, ये चीज आप पहले पढ़ भी चुके हो, आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। तो वह वैसा ही बहुपद है। समीकरण में सिर्फ बराबर 0 होता है, तो अगर आप बराबर 0 ना लगाओ तो वो बहुपद बन जाता है। तो रैखिक समीकरण जैसे आपने पढ़े हैं, तो रैखिक समीकरण और रैखिक बहुपद में सिर्फ ये अंतर है, रैखिक समीकरण में बराबर 0 लगता है, रैखिक बहुपद में बराबर नहीं लगता। तो रैखिक बहुपद क्या हुए? जिनमें जो चर होते हैं उनकी सबसे बड़ी घात अगर 1 हो, तो ऐसे बहुपदों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो इन सभी बहुपदों में कितने पद हैं? 2 पद हैं। आप देख सकते हैं सब जगह 2 ही पद हैं इसमें, इसीलिए इन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो ये द्विपदी है बहुपद और रैखिक बहुपद है सारे के सारे ये। तो अगर पदों के हिसाब से देखें तो इसमें दोनों में 2 पद है, इसलिए ये सारे द्विपदी रैखिक बहुपद है। और इन सभी बहुपदों में चर की सबसे बड़ी घात है 1, तो इसलिए इन बहुपदों को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं हम द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद जिसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होगी, ऐसे बहुपदों को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो आप देख सकते हैं ये जो 2x² - 3, इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है। x² + 2x - 5, इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है। एक भी है घात इसमें, पर सबसे बड़ी घात देखनी है हमने। वैसे ही y² = वर्गमूल 3y + 7, इसमें भी y की सबसे बड़ी घात 2 है। और z² - 2z, इसमें भी z की सबसे बड़ी घात 2 है। और इन सब में ही 2-2 पद नहीं, सब में नहीं है। पहले में 2 पद है इसलिए द्विपदी है, दूसरे में 3 पद है, 1 2 3, तो ये त्रिपदी है। तीसरे में 3 पद है तो ये द्विपदी नहीं है, ये बेसिकली त्रिपदी है, द्विपदी नहीं है ये है आपका त्रिपदी। और चौथे को अगर आप देखें, चौथे में सिर्फ 2 ही पद है, तो चौथा जो z² - 2z है ये द्विपदी है। तो पदों के आधार पर हम इनको द्विपदी त्रिपदी कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन सब में चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद होते हैं उनका व्यापक रूप है, वो होता है ax की शक्ति 2 या ax² + bx + c, और a0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि अगर a0 होगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर a0 हो जाएगा, यहाँ पर a0 होने से ये वाला जो पद है ये भी शून्य बन जाएगा, क्योंकि x² जब शून्य के साथ गुणा होगा तो ये शून्य बन जाएगा। और अगर ये शून्य बन गया तो आपके पास सिर्फ बच गया bx + c, और bx + c आपको पता है वो क्या होगा? एक चर वाला
बहुपद, इसका मतलब रैखिक बहुपद, तो अब वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, वो रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर a को 0 के बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर a को 0 के बराबर लिया तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो इसमें x या y या z जो है, जो ऊपर थे उनमें x y z क्या थे, वो चर थे। तो व्यापक रूप में सिर्फ x ही है, तो इसमें x चर है, और ये जो a b c है ये अचर है। अब बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद क्या होंगे? त्रिघात बहुपद हुए जिनकी सबसे बड़ी घात 3 हो। जैसे आप देख सकते हैं 2x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा 2, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। वैसे ही अगले बहुपद को देखें, x की शक्ति 3 जमा 2x की शक्ति 2 माइनस 5x जमा 4, तो ये बहुपद भी त्रिघात बहुपद है। y की शक्ति 3 जमा वर्गमूल 3y स्क्वायर जमा 7y, ये भी त्रिघात बहुपद है। और z की शक्ति 3 माइनस 2z स्क्वायर, ये भी त्रिघात बहुपद है। अब इन सब में चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। तो जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने पढ़ा, वैसे ही त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होगा, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax की शक्ति 3 जमा bx की शक्ति 2 जमा cx जमा d, और a 0 नहीं होना चाहिए। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। वही वाली बात आ गई कि a 0 होगा तो क्या होगा? a 0 होगा तो ये वाली रकम 0 हो जाएगी, और ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा, ये बन जाएगा द्विघात बहुपद। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंडीशन लेते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें x चर है और a b c d इसमें क्या है? अचर है। अब मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई बहुपद है जिसमें x की शक्ति -1 है या x की शक्ति -2 है, कहीं भी बहुपद में, या x की शक्ति -3 है, तो ऐसे अगर बहुपद में ये होगा x की शक्ति -1 या x की शक्ति -2, शक्ति अगर माइनस में होगी तो वो बहुपद नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुपद में जो शक्तियां होनी चाहिए वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अगर होंगे तो वो बहुपद नहीं रहेगा। तो अगर किसी भी बहुपद में x की शक्ति -1 या x की शक्ति -2 आ रहा है, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यकों की। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक चर का एक ऐसा मान होता है जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, शून्यक क्या चीज हुई? जिसको जब हम रखेंगे बहुपद में तो वो बहुपद ही शून्य हो जाएगा। तो चर के ऐसे मान को हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। और किसी बहुपद का मान शून्य के बराबर रखने पर उस बहुपद के शून्यक निकल जाते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस बहुपद का मान 0 रख देते हैं। तो ये आपने वैसे अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि शून्यक क्या होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? शून्य के बराबर मान रख देंगे बहुपद का, तो उससे उसका शून्यक निकल जाता है। तो इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद है 2x - 3, जिसके हम शून्यक निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर ले लेंगे। अब 0 के बराबर लेके ये -3 इस तरफ चला जाएगा तो जमा का 3 बन जाएगा, तो आ जाएगा 2x 3 के बराबर। अब 2 यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब कि जो x बराबर 3/2 है, ये इस रैखिक बहुपद का शून्यक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। तो ये शून्यक है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए आपको क्या करना है? इस x बराबर 3/2 है, इसको इस बहुपद में रख दो। तो x को जब हम 3/2 इस बहुपद में रख देंगे तो ये बहुपद शून्य बन जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर 3/2 इसका शून्यक है। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? रैखिक बहुपद का होता है सिर्फ एक शून्यक।
वैसे ही द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात जैसे नाम से पता चल रहा है, द्विघात बहुपद इसके शून्यक भी दो ही होते हैं, द्वि ही होते हैं, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। तो माना कोई द्विघात बहुपद है, पी एक्स बराबर है ए एक्स की शक्ति 2 जमा बी एक्स जमा सी और ए 0 नहीं है। अब पी एक्स का मतलब है पी है, पी एक ऐसा, पी का मतलब होता है वैसे पॉलिनोमियल इंग्लिश में, मतलब बहुपद, ये ऐसा बहुपद है जिसमें एक्स ही है। तो पी एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुपद ऐसा जिसमें सिर्फ एक्स के मान है। तो इसमें आपको एक्स एक्स ही दिखेगा, मतलब जो आपका चर है वो एक्स ही है, यहाँ भी चर एक्स है, यहाँ भी चर एक्स है, तो इसका मतलब ये पी एक्स है। अगर पी वाई होता तो यहाँ पर वाई का मान आना था, मतलब अगर पी एक्स की जगह मैं पी वाई लेता हूं तो ये आना था ए वाई स्क्वायर जमा बी वाई जमा सी। तो आप समझ गए कि इस पी एक्स का मतलब है बहुपद जिसमें एक्स के ही मान है। तो माना कोई द्विघात बहुपद है ये, पी एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, तो इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और उन शून्यकों को हम ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं अल्फा और बीटा, उससे हम इनका संकेतन करते हैं। तो हम अल्फा और बीटा क्यों ले रहे हैं, हम इंग्लिश के ये अल्फाबेट्स क्यों नहीं ले रहे ए बी, वो इसलिए ताकि यहाँ ए बी तो पहले ही यूज हो चुके हैं ऊपर, ये जो आपका व्यापक रूप है इसमें ए बी हमने ले ली है, तो इसीलिए यहाँ पर ए बी हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये शून्यक है, शून्यक अलग होंगे, तो इसलिए हम इनको ए बी की जगह हम अल्फा और बीटा लेंगे। तो ये ग्रीक भाषा के दोनों शब्द हैं। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, और ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं इनको अगर हम योग करें, हम इनका जोड़ करें, तो इनका जो जोड़ हमेशा आता है माइनस बी बटा ए, जहां बी जो है वो गुणांक है एक्स का और ए गुणांक है एक्स स्क्वायर का। तो आपको पता चल गया बी और ए इसमें क्या है। वैसे ही द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो अगर हम इन शून्यकों को आपस में गुणा करें, अल्फा गुणा बीटा मतलब अल्फा बीटा, ये हमेशा आता है सी बटा ए के बराबर, जहां सी अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब इसके बाद एक और जरूरी चीज कि अगर किसी बहुपद के शून्यक आपको पता है, मान लो दो शून्यक आपको दिए हैं किसी बहुपद के अल्फा और बीटा, तो वो जो बहुपद आएगा वो आएगा के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल। मैं आपको इसको एक उदाहरण की सहायता से बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास दो शून्यक दिए हैं, शून्य और एक, तो अगर आपके पास ये दो शून्यक दिए हैं शून्य और एक, तो इसका मतलब जो बहुपद होगा वो क्या होगा, के गुणा एक्स की शक्ति 2 माइनस, अब शून्यकों का योग आप देख सकते हैं, शून्यों में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा एक, तो माइनस एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल 0 गुणा 1 मतलब 0, तो जमा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बहुपद होगा इन शून्यकों से, ये आपका बहुपद निकल गया। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये जो बहुपद है इस बहुपद के शून्यक 0 और 1 होंगे। तो ये ज्यादा हम विस्तार में पढ़ेंगे आगे, अभी तो सिर्फ हम इसका क्या कर रहे हैं, इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तब मैंने आपको बता दिया कि कैसे द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद के शून्यक। तो जैसे रैखिक समीकरण का एक ही शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के दो होते हैं, तो आप क्या सोच रहे हो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। वैसे ही जैसे त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, चतुर्घात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? चतुर्घात बहुपद मतलब 4 घात वाले बहुपद के 4 शून्यक होंगे। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, जो कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है ग्राफ। तो ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम दो अक्ष लेते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो ये जो एक्स अक्ष है ये हम क्षैतिज लेते हैं
और y अक्ष हम ऊर्ध्वाधर लेते हैं। और ये जो दो लाइंस है x एक्सिस या x अक्ष और y अक्ष, ये आपके पेज को 4 हिस्सों में बांट रही है। ये जो पहला हिस्सा है इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरे को कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में x का मान, अब यहां से यहां तक जो x का मान है ये होता है धनात्मक, और यहां से उस तरफ को जो मान x का होता है ऋणात्मक। वैसे ही y का मान ऊपर को होता है धनात्मक, नीचे को होता है ऋणात्मक। तो पहले चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो पहले चतुर्थांश में दोनों x और y धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। तो ग्राफ आपने वैसे पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं, तो पर मैं फिर भी आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। अब हम चलते हैं, अब आपको पता चल गया x अक्ष और y अक्ष का इसमें। अब हम चलते हैं बहुपदों के ग्राफ में कि बहुपदों का कैसा ग्राफ होता है। तो जो रैखिक बहुपद है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि f ऑफ x का मतलब हो गया कि ये जो बहुपद है इसमें सिर्फ x के मान है। तो ये आपको बहुपद कौन सा दिख रहा है, 2x - 3, ये है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ आता है वो एक सीधी रेखा आती है, तो जैसा आप इधर देख पा रहे हैं। तो ये ग्राफ आपने पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं, और ये जो ग्राफ है आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए ग्राफ पेपर पे, तो आपका बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो जो रैखिक बहुपद है उसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनती है। फिर हम बात करेंगे द्विघात बहुपद। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बहुपद है इसमें x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो ये बहुपद द्विघात बहुपद है। और ये जो द्विघात बहुपद है इसका ग्राफ इस तरीके का बनता है, और ये जो बहुपद है ये है द्विघात बहुपद। तो मैं ग्राफ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि किस बहुपद का कैसा ग्राफ बनता है। वैसे ही चलते हैं हम त्रिघात बहुपद। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है वो इस तरह का बनता है, और ये है आपका त्रिघात बहुपद। वैसे ही चतुर्घात बहुपद। तो चतुर्घात बहुपद जैसे आप देख पा रहे हैं x की जो सबसे बड़ी घात है वो 4 है, और ये बहुपद कौन सा बहुपद है, ये है चतुर्घात बहुपद, मतलब 4 घात वाला बहुपद। तो 4 घात वाले बहुपद का ग्राफ इस तरीके का बनता है, जिसमें एक सरल रेखा होती है और एक ग्राफ और बनता है। तो इस तरह से ये हमने ग्राफ पढ़े कि बहुपदों के ग्राफ कैसे बनते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। तो प्रश्नावली 2.1 में सिर्फ एक ही प्रश्न है, और बहुत आसान प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए, px समझ गया, px का मतलब है एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ x के मान है, y बराबर है px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है शून्यक क्या होते हैं। शून्यक x का वो मान होता है जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, और ग्राफ से देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसके शून्यक कितने होंगे। आप देख सकते हैं कि x अक्ष पे ये वाला जो ग्राफ है ये कहीं भी नहीं काट रहा है, मतलब x अक्ष पे कोई भी मान इसका शून्य नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि इसका मान कहीं भी x अक्ष पर शून्य नहीं आ रहा है। तो ये जो पहला ग्राफ है इसमें जो px है इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी 0। अब दूसरा ग्राफ है। अब दूसरे ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बहुपद का जो ग्राफ है ये x अक्ष पर सिर्फ एक जगह काट रहा है, और इस जगह जहां पर ये काट रहा है यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा। तो बहुपद का जो मान है वो बहुपद का जो मान है
यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो ये x का एक ऐसा मान है जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका शून्यक है। तो इसमें सिर्फ एक ही शून्यक आएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि x अक्ष पर ये जो ग्राफ है कहाँ कितनी जगह काट रहा है। जितनी जगह ये काट रहा होगा उतने इसके शून्यक हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी आपके पास, एक आएगी। अब वैसे ही आप तीसरे प्रश्न को देखिए, तो ये कहाँ कहाँ काट रहा है x अक्ष पर। एक तो यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ पर काट रहा है, और तीसरा इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर काट रहा है। तो इसका मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यकों की संख्या आएगी 3। अब वैसे ही चौथे प्रश्न पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये दो जगह काट रहा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या जो आएगी इस चौथे ग्राफ में वो आएगी 2। तो शून्यकों की संख्या 2 है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर काट रहा है, दूसरा यहाँ पर काट रहा है 2, तीसरा यहाँ पर काट रहा है 3, और चौथा इससे थोड़ा सा आगे काट रहा है 4। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या आएगी वो आएगी 4। तो शून्यकों की संख्या 4 है। फिर चलते हैं हम इसके पांचवें भाग पे। तो जो पांचवा भाग है यहाँ पर आप देखिए, एक तो यहाँ पर काट रहा है, दूसरा यहाँ पर काट रहा है, और तीसरा यहाँ पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, शून्य की संख्या है 3। और इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। अब अगर px की जगह py दिया होता, अगर ये बहुपद px की जगह py होता तो शून्यकों की संख्या बिल्कुल अलग आनी थी। जैसे अगर ये px की जगह py होता तो हमने y अक्ष पे देखना था कहाँ कहाँ काट रहा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 आ जानी थी अगर py होता तो। पर ये क्या दिया हमें, ये एक ऐसा बहुपद दिया है जिसमें सिर्फ x के मान है। तो इसी के साथ मेरी ये प्रश्नावली यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।